आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेलियर का जिक्र करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी धर्मशाला वेस्ट फ्री सिटी बनने में नाकाम रहा। मैं नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें और उसको देखने के बाद इस फेलियर को क्या नाम देंगे ये आप अपने कमेंट में जरूर भेजें। आज हम धर्मशाला के वेस्ट फ्री सिटी बनने के बारे में बात करेंगे। धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रपोजल में धर्मशाला के नागरिकों ने कल्पना की थी कि हमारा शहर बिल्कुल कचरा मुक्त हो। अब मैं नागरिकों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वेस्ट मैनेजमेंट कितना सिंपल है। सबसे पहले अगर हमने कूड़े का निपटान करना है तो उसके लिए हमें उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। अब अगर हमने वेस्ट को रिसाइकल करना है तो उसको हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग कूड़े को अलग करना पड़ेगा। और अगर सेग्रीगेट करना है तो ऐसा संभव नहीं है कि धर्मशाला का 10 या 15 टन कूड़ा एक जगह पे रख दिया जाए और उसके बाद उसको सेग्रीगेट किया जाए। उसके लिए हमें सेग्रीगेशन सोर्स के ऊपर करना पड़ेगा। अगर घर से कूड़ा निकल रहा है तो घर पे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, और अगर हमें होटल से कूड़ा निकल रहा है तो होटल में सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अगर सोर्स के ऊपर सेग्रीगेट करना है तो कम्युनिटी का ओनरशिप, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन सबसे निर्णायक रहेगी। अगर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि सेग्रीगेट क्या करना है तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं होगा। स्मार्ट सिटी प्रपोजल में धर्मशाला को कचरा मुक्त बनाने के लिए पहले सेग्रीगेटेड वेस्ट को इकट्ठा करना, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना और साथ में उसका उच्चतम मैनेजमेंट करना पहला पार्ट था। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद से जीआईएस मैपिंग करते हुए 100 मीटर का बफर लगाया गया और पहले म्युनिसिपल कमेटी धर्मशाला के 70 लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब ये था धर्मशाला के किसी भी नागरिक को डस्टबिन के पास जाने में 100 मीटर से ज्यादा ना चलना पड़े, और 70 लोकेशन के ऊपर 2 डस्टबिन लगाए गए। एक डस्टबिन पूरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए था और दूसरे डस्टबिन को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक में आरडीएफ जो जलने वाला कूड़ा था और तीसरा इनर्ट वेस्ट जिसको लैंडफिल में डालना था। नीरी की स्टडी के मुताबिक या नीदरलैंड की स्टडी के मुताबिक हमारे पास 50 से 55% गलने सड़ने वाला कूड़ा है, 35% के आसपास आरडीएफ था जो जलने वाला कूड़ा है, और 5 से 10% इनर्ट वेस्ट था जिसको हमने लैंडफिल में डालना है। अब धर्मशाला का एरिया म्युनिसिपल कमेटी से कॉरपोरेशन बनने के बाद 25 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो गया। एरिया इंक्रीज हो गया। अब दोबारा फिर से जीआईएस मैपिंग करके देखा गया और 225 लोकेशंस आइडेंटिफाई हुई, जहां पे हमारे धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 17 के 17 वार्ड में इंक्लूडिंग मर्ज्ड एरिया में अंडरग्राउंड डस्टबिन लगने थे। और फर्स्ट फेज के 70 लोकेशन था, उसके लिए भारत सरकार ने 7 करोड़ रुपया दिया। बाकी का मैनेजमेंट स्मार्ट सिटी मिशन के फंड से करना था और कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करना था। अंडरग्राउंड डस्टबिन की कीमत को देखते हुए 100 मीटर का डिस्टेंस रखा गया, जिसको बाद में 75 मीटर और 50 मीटर तक लेके आना था जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आते। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक लोकेशन के ऊपर 3 डस्टबिन होने थे, पहले में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरे में आरडीएफ वेस्ट और तीसरे में इनर्ट वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, उसको बायोगैस प्लांट में ले जाके उसमें बायोगैस बनना था और उससे बिजली तैयार होनी थी। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी नहीं थी। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ चुने हुए लोग और साथ में कुछ अधिकारी विदेश में जाके एम्स्टर्डम के प्लांट को देख के आए थे, जहां कूड़े से बिजली तैयार हो रही थी, और इसकी जानकारी हमारे यहाँ पे अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधियों में थी। इसके साथ हमारा जो पुराना कूड़ा पड़ा हुआ था, जो डंप था, उसको स्टडी करने के लिए कॉरपोरेशन की टीम और चुने हुए प्रतिनिधि नीदरलैंड में जाके अलग अलग लैंडफिल्स को देख के आए। हमारा यहाँ पे बस स्टैंड के पास सुधेड़ में जो हमारा लैंडफिल है उसको कैपिंग करना था
और उसको इंजीनियर्ड लैंडफिल करके उस गैस को निकाल के वहीं पे बायोगैस प्लांट लगना था और उस बायोगैस प्लांट में उससे बिजली तैयार होनी थी। क्योंकि अब लैंडफिल में सिर्फ हमारा इनर्ट वेस्ट आना था जिसमें गलने सड़ने वाला कुछ नहीं था और वो लैंडफिल का डिजाइन तैयार हो चुका था जो आज उपलब्ध है और ये लैंडफिल अगले 50 सालों तक यहाँ पे इनर्ट वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना था। अब इसके लिए हाईली एडवांस्ड जो हमने डस्टबिन लगाए थे उन डस्टबिन्स में बिन एम्प्टिंग सेंसर का प्रावधान था। इसका मतलब ये है कि डस्टबिन को नॉर्मली अगर हम 2 दिन में उठाते हैं या 3 दिन में उठाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर बिन जल्दी भर जाता है तो उस केस में उस सेंसर से सिग्नल हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जाना था ताकि उस बिन को या उस डस्टबिन को खाली किया जा सके। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये सारा सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया। अब हम देखेंगे कि इसमें हुआ क्या। हमने सिर्फ 70 लोकेशन आइडेंटिफाई की थी जिसके लिए भारत सरकार ने 7 करोड़ रुपया दिया था। वो पुरानी म्युनिसिपल कमेटी एरिया में 70 लोकेशन के ऊपर डस्टबिन लगाए जाने थे, लेकिन 2017 में इलेक्शन आने पे इन 70 लोकेशन को डिस्टर्ब कर दिया और इनको मोमेंटोस की तरह सजाने के लिए सड़कों के ऊपर रख दिया। और धर्मशाला के नागरिक ये देख सकते हैं कि कई जगह के ऊपर जंगल में डस्टबिन लगाए गए हैं या ऐसी जगह पे डस्टबिनों को यहाँ पे रख दिया गया जो सड़क के किनारे थे जिसको देखा जा सकता था, लेकिन उसके पास आसपास कोई यूज करने के लिए आबादी नहीं है। आज तक उस गलती को ठीक नहीं किया गया। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई तो 155 नई लोकेशन के ऊपर डस्टबिन लगाने थे, लेकिन आज 6 साल 7 साल बीत जाने के बाद भी डस्टबिन नहीं खरीदे गए। आज हम ये देख सकते हैं कि डस्टबिन 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे लगे हैं, तो ये संभव नहीं है कि नागरिक 3 से 5 किलोमीटर जाके अपने घर का कूड़ा उसमें फेंकेंगे। इतना एडवांस सिस्टम लगाने के बाद जिसमें बिन एम्प्टिंग सेंसर हो, उसके बावजूद आज तक 7 सालों में इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का टेंडर नहीं किया गया। कोई संस्था, कोई एजेंसी इन डस्टबिन की देखभाल करने के लिए जिम्मेवार नहीं है। अब इस स्थिति में नागरिक मजबूर हैं। अब अपने कूड़े को नागरिक अपने घर में नहीं रख सकते, लेकिन मिसमैनेजमेंट से ये सिस्टम हमारा फेल हो गया। अब हमारा सिस्टम जो था एफिशिएंट कूड़ा कचरा को इकट्ठा करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको सेग्रीगेटेड करना और साथ में उसको रिसाइकल करना, इन सभी चीजों के लिए जैसा कि पहले डिस्कस किया, जब तक नागरिक इस व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे या नागरिकों को जानकारी नहीं होगी तब तक इसको मैनेज करना संभव नहीं होगा, ये सिस्टम कामयाब नहीं होगा। इसके लिए एक मैसिव कैंपेन 2016 में शुरू किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग बनाए गए थे और नागरिकों के हर वार्ड में जाके वहां पे इसका प्रेजेंटेशन किया गया था और नागरिक इसके बारे में बहुत एंथुजियास्टिक थे कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी के वो मालिक होने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग पैम्पलेट बनाए गए कि सेग्रीगेट क्या क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या आएगा। इसके साथ होर्डिंग पूरे शहर में लगाए गए और नेहरू युवक केंद्र के 17 वॉलेंटियर्स को लेके घर घर जाके इसकी जानकारी दी, जिसको कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि हर घर में जाके इसका जानकारी दी जा रही थी। और ये आईसी कैंपेन, क्योंकि ये सिस्टम नया था, इसको कामयाब होने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करना था और लोग इसमें काम करने के लिए तैयार थे, इसको अपनाने के लिए तैयार थे। लेकिन इस सिस्टम को 3 से 4 साल जो चलना था उसको इमीडिएटली बंद कर दिया गया और नागरिकों को इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। अब इसकी जर्नी को अगर हम ये देखें तो हमारा फेलियर हुआ क्यों और इसमें हुआ क्या। जो वर्ल्ड क्लास वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नागरिकों ने प्रपोज किया उसमें
स्मार्ट सिटी प्रपोजल में पर्याप्त धन का प्रावधान भी किया गया। अंडरग्राउंड डस्टबिन 155 लोकेशन पे लगाने के लिए 12.75 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी फंड से खर्च होना था। 3,58,00,000 का एस्टीमेट था जिसमें बायोगैस प्लांट लगना था और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगना था। धर्मशाला के नागरिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बायोगैस प्लांट का मतलब ये है कि हम कूड़ा देंगे और उस कूड़े से वो बिजली तैयार करेगा, वो पैसा कमाएगा। इसलिए स्मार्ट सिटी फंड से इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ये पैसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा। और कि इस पॉइंट को हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिशा की मीटिंग में स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि जो आदमी अपने आप डीपीआर बनाएगा वो तो अपने हित का ध्यान रखेगा। अब आप सोचें कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए और अगर कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके साथ 3,17,00,000 रुपया स्वच्छ भारत मिशन की कन्वर्जेंस से आना था, जिससे हमारा इंजीनियर्ड साइंटिफिक लैंडफिल बनना था, जिसमें हमने पुरानी साइट को कैप करना था, उसमें से मीथेन गैस को निकालना था और उससे हमने बिजली तैयार करनी थी अपने बायोगैस प्लांट में लाके, या अगर मीथेन गैस कम है तो उसको एयर में बर्न करना था या उसको जलाना था, ताकि हमारे को कूड़े कचरे से, गंध से हमारे को निजात मिलती। अब हम जहां पे धर्मशाला वेस्ट फ्री सिटी बनना था, हिंदुस्तान का पहला सिटी, उसकी विफलता की कहानी की तरफ नजर डालते हैं। दूसरी बीओडी की मीटिंग जो जनवरी-फरवरी 2017 को हुई थी, उसमें 155 साइट के ऊपर डस्टबिन लगाने का प्रोसेस शुरू किया गया। लेकिन चौथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हुई 18 अप्रैल 2017 को, उसमें इसमें नई कहानी लेके आ गए कि इसके लिए हमारे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी की जरूरत है, जो आज तक एनओसी नहीं मिली और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पांचवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो 19 मई 2017 को हुई, उसमें एक नई चीज लेके आ गए कि हम आर्मी अथॉरिटीज से डिस्कस करेंगे और योल में आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर हैं जो उनको नई लैंडफिल साइट देंगे। लैंडफिल साइट कैप करनी थी सुधेड़ में, लेकिन ये ढूंढ रहे थे जाके आर्मी में। 6वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो 11 अगस्त 2017 में हुई, उसमें यह फैसला कर दिया गया कि जो पूरा धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डस्टबिन लगने थे 155 नई लोकेशन के ऊपर, उन लोकेशन को कम करके 70 कर दिया गया। और साथ में यह कहा गया कि जीआईएस मैपिंग, साइंटिफिक प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें मेयर, डिप्टी मेयर और साथ में म्युनिसिपल इंजीनियर ये साइट्स को सिलेक्ट करेंगे कि डस्टबिन कहां लगेंगे। हमारे पास पैसे का प्रावधान है, हमारे पास वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी का नॉलेज था, हमारे लोगों ने विदेशों में जाके इसको स्टडी किया था और हमारे लोगों की बड़ी प्रबल इच्छा है कि वो अपने शहर को साफ सुथरा देखें और साफ सुथरे वातावरण में रहें। लेकिन हम लोग धर्मशाला के नागरिक गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। ये हम अब देख सकते हैं कि इसके कारण क्या थे। सबसे पहले हमारा जब भी स्कीम्स बनती हैं, ये कहानी सिर्फ इसकी नहीं है, वेस्ट फ्री सिटी की नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन की नहीं है। हर स्कीम में ऐसा आता है, ऐसा ही हमने स्मार्ट स्ट्रीट में भी देखा था। हमारा जो अधिकारी और कर्मचारी है वो ट्रेंड नहीं है, उनके पास जो काम दिया जाता है उसके पास उनका प्रशिक्षण नहीं होता या उसका नॉलेज नहीं होता। कोई बुरी बात नहीं है कि नॉलेज ना हो, लेकिन नॉलेज गेन करना उनकी जिम्मेवारी है, उनको तनख्वाह उसी काम की मिल रही है। इसमें दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं कि हमारे अधिकारियों में बहुत एरोगेंस है, बहुत अहंकार है, नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सीखने से भी मना कर देते हैं और जो उनके पास छोटा मोटा नॉलेज होता है उसको जनता के ऊपर
या उस प्रोजेक्ट के ऊपर थोपने का कोशिश करते हैं, जिसको हम बड़े साफ तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी अवेलेबल है, लोगों ने विदेशों में दौरा कर लिया है, नॉलेज है, नीरी की स्टडी हमारे पास है, लेकिन सीखने से इनकार करना एक बहुत बड़ी हमारा फेलियर है और फेलियर का कारण है। इसके साथ हम ये देख सकते हैं, स्पेशली हमारा बायोगैस प्लांट के लिए टेंडर की प्रक्रिया से हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों का स्वार्थ या अपना सेल्फ इंटरेस्ट बहुत हावी है, जिसकी वजह से इस किस्म से चीजों को फेल किया जाता है। अब जब ये सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, आज का वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि पैसा हमारे पास है, नॉलेज हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास है, फिर भी हम लोग चुप हैं। और यही चुप्पी हमको भी जिम्मेवार बनाती है कि इस सारी फेलियर में हमारी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की है, या जितने उन लोगों की है जिन्होंने प्रोजेक्ट को जानबूझ के अहंकार की वजह से, अपना इनकॉम्पिटेंस की वजह से या अपना सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से उसको फेल किया।